और अगली खबर भरतपुर से है, जहां साइबर ठग नए नए तरीकों का अंजाम दे रहे हैं और नया नया कारनामा कर रहे हैं। लगातार वहां पर पुलिस का एक्शन जारी है, लेकिन साइबर ठगी थमने का नाम नहीं ले रही और इस बार तो उन्होंने खुद कलेक्टर तक को निशाना बना दिया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। जो कलेक्टर हैं डॉक्टर अमित यादव के नाम पर एक फर्जी आईडी बनाई गई और उसके जरिए ठगी को अंजाम देने की कोशिश की गई है। तो एक बड़ी चौंकाने वाली घटना भरतपुर से सामने आ रही है, जहां पर व्हाट्सएप पर डॉक्टर अमित यादव के नाम से जो जिला कलेक्टर हैं उनके नाम से ही फर्जी आईडी बना ली गई और अफसरों को जाल में फंसाने के लिए मैसेज करने लगे। श्रीलंका के नंबर से कलेक्टर का फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर एक फर्जी आईडी बनाई गई और इसके खबर के चलते प्रशासन में हड़कंप मच गया। और जब लोगों ने देखा कि खुद कलेक्टर के यहाँ से नाम से मैसेज आ रहे हैं, इसके चलते जो ही मामला आया तो तुरंत ही जिला पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई। साथियों को भी सूचित किया कि अगर उनके नाम से कोई मैसेज आता है तो सीधे साइबर सेल को अवगत कराया जाए। खुद जिला कलेक्टर की ओर से कहा गया। लेकिन वाकई बड़ी हैरान करने वाली बात है कि साइबर सेल की टीम तो अब जांच में जुट गई है और वहीं जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवावा का कहना है कि जिला कलेक्टर ने शिकायत दी, जिस नंबर से मैसेज किया गया उस नंबर की अब जांच कर रहे हैं और अधिकारियों के नंबर जो आए हैं वो नंबर श्रीलंका का नंबर बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इंटरनेशनल नेटवर्क भरतपुर से इस वक्त पर चल रहा है साइबर ठगों का, और कहां से मैसेज किया, कैसे मैसेज किया, उसकी अब जांच की जाएगी। और जिस तरह से आईजी राहुल प्रकाश इस पूरे इलाके में सक्रिय हैं साइबर ठगों को लेकर, इस मामले को लेकर भी अब पुलिस सक्रिय हो गई है। तो अब साइबर फ्रॉड का अड्डा बना है भरतपुर, आप देख सकते हैं। तो फ्रॉड के 70% मामलों के तार मेवात इलाके से जुड़े हुए हैं, जो पूर्वी राजस्थान में भरतपुर बड़ा इलाका इसमें है। 3 राज्यों के बॉर्डर का इलाका ये पड़ता है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के से सटा ये बॉर्डर है। अंग्रेजी के 5-7 सेंटेंसेस बोलते हैं और इसी से झांसे में फंसा लेते हैं। भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी के गाँव में इन साइबर फ्रॉड्स का नेक्सस है और जो गाँव हैं वहीं से ये ऑपरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 70% मामलों के तार सिर्फ मेवात इलाके से हैं और मेवात में भी खास तौर पर भरतपुर डी का जो इलाका है वहां पर साइबर फ्रॉड्स ने अपना अड्डा बना रखा है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन जो इनकी पकड़ है, किस तरह से ठगी की जाती है, उसको लेकर इन्होंने भरपूर महारत हासिल कर रखी। खुद कलेक्टर के नाम से आईडी बना दी और फिर अधिकारियों को मैसेज करने लगे और जब खुद अधिकारी को पता लगा तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। खिलाड़ी, अभिनेता, राजनेता आईएएस आईपीएस के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं और उसके चलते फिर दूसरे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट की जाती है और फिर उनसे ठगी का काम शुरू होता है। तो फिर मैसेज भेजा जाता है, पैसों की ठगी चलती है और जब तक पता चलता है तो कई लोगों से पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर इन्हें ढूंढ पाना वाकई एक चुनौती पेश हो रही है। और खुद जिला कलेक्टर अमित यादव ने इस बारे में क्या कहा है, क्योंकि उनको निशाना बनाया गया, तो उन पर उन्होंने क्या टिप्पणी की है वो भी आपको सुनवाते हैं। 4-5 अधिकारियों के द्वारा, डीएलओस के द्वारा बताया गया, कोई मेरी पुरानी फ़ोटो को लगा के किसी के द्वारा श्रीलंका का कोई मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल किए गए और उनसे कुछ डिमांड कर रहे थे, वो कोशिश की थी, तो उन्होंने संज्ञान में लेके आया। तो इस संबंध में पुलिस के अंदर जो है साइबर क्राइम टीम को जो दिया गया है ताकि उसका अनुसंधान कर रही है। कोई वर्चुअल नंबर्स हैं जिसके माध्यम से इस तरह के कर रहे हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप को लिखा है लेटर, ताकि संबंधित सूचना उस पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करे। तो इस वक्त पर ललितेश कुशवाहा मेरे सहयोगी इस वक्त भरतपुर में मौजूद हैं और वहीं पर साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी का भी हम रुख करेंगे। पहले ललितेश से जाने थे। ललितेश, आप भरतपुर लगातार रिपोर्ट्स भेजते रहे साइबर ठगी को लेकर, ये बड़ा कारनामा किया एक तरह से कहें कि जिला कलेक्टर को निशाना बना लिया इस बार साइबर ठगों ने। किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ, जरा ये बताइए। और क्या इतना आसान है कि किसी भी हाई प्रोफाइल आदमी को लेकर उसकी आईडी बना दी जाए और उसके नाम फ्रॉड शुरू हो जाए? बिल्कुल, देखिए मनीष, ये भरतपुर में बड़ा हैरान करने वाला ललितेश। मामला आया है। डॉक्टर जो भरतपुर के जिला कलेक्टर हैं, डॉक्टर अमित यादव, उनके नाम उनका फ़ोटो लगा कर के फर्जी व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाया गया और जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, उनको मैसेज किए गए। मैसेज में नॉर्मल पूछा गया कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं? उसके बाद में 4-5 अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया। उसके बाद में तुरंत ही जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा को लिखित में शिकायत दी, साइबर सेल को अवगत कराया और जब इस नंबर की जांच की गई तो ये नंबर फिलहाल श्रीलंका का है। लेकिन इस नंबर के पीछे की वजह यही है कि जो इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं, वो भरतपुर और जिले का जो मेवात इलाका है, वहाँ के साइबर ठगों के द्वारा किया जाता है।
क्योंकि अक्सर इस जी। तरह के मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। और अब ये जो भरतपुर के पुलिस अधीक्षक है, उनके निर्देशन में बिल्कुल। साइबर सेल कार्य कर रही है और जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जी मनीष। ठीक है ललितेश, आप बने रहिएगा, मैं मुकेश का रुख कर लेता हूँ। मुकेश, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के लिए, आपने टाइम निकाला। सबसे बड़ी बात यह मुकेश कि किस तरह से इनकी जो साइबर ठग्स की अप्रोच, जो जो स्केल पर ये ठगी की जा रही है, उसका एक बड़ा नायाब उदाहरण अब है। खुद जिला कलेक्टर को निशाना बनाया। अब मैं जो ललितेश से था उसी सवाल से आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगा मुकेश, कि क्या इतना आसान है किसी भी हाई प्रोफाइल का पर्सनैलिटी का नंबर निकालना और फिर उसके नाम पर ठगी शुरू कर देना? अ, जी, बेसिकली मुकेश। इसके अंदर क्या है कि उसे नंबर नहीं निकालना होता। कलेक्टर या जो भी डिग्निटरी हैं, जो भी पब्लिक फिगर हैं या कोई ऑफिसर है, उनका नंबर नहीं चाहिए होता। ये उनका फ़ोटो यूज़ करते हैं और एक दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे भी इसमें बताया गया है कि श्रीलंका का नंबर था, तो पिछले 7-8 सालों में एक ट्रेंड शुरू हो गया कि फॉरेन कंट्री के वर्चुअल नंबर्स को यूज़ किया जाता है। इंटरनेट पे खूब सारी मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज़ के वर्चुअल नंबर आपको फ्री में एलोकेट कर देती हैं। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का समय लगता है और आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले पिक्चर लगा दी जाती है कलेक्टर या किसी दूसरे ऑफिसर की, और उनके परिचितों को इंटरनेट पे जो नंबर्स अवेलेबल हैं, वेबसाइटों पे नंबर अवेलेबल होते हैं ऑफिसर्स के, एसडीएम्स के, तो बाकी ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया जाता है और रैंडमली मैसेज सेंड किया जाता है। और डेटाबेसेस भी अवेलेबल हैं कि आपको भरतपुर जिला का डेटाबेस चाहिए तो इंटरनेट पे वो भी अवेलेबल है, जिले वाइज डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, तो वैसे भी टारगेट किया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर वो कुछ पैसे मांग भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सेंड कर देंगे, इस बहाने हमारी ऑफिसर से जान पहचान हो जाएगी, इस वजह से भी उसका शिकार हो जाते हैं। और ये बात भरतपुर जिला कलेक्टर की नहीं है, हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी विक्टिम रहे हैं इसके, डीजीपी भी विक्टिम रहे हैं राजस्थान पुलिस के, जी मुकेश। और जयपुर कलेक्टर भी है इसके विक्टिम रहे हैं। तो ये सभी को टारगेट करते हैं, इनसे इनको जो डिपार्टमेंट का या पुलिस डिपार्टमेंट का जो फियर है वो उनके अंदर से निकल चुका है। अब मुकेश, आपने जिस तरह से अभी कहा कि जो साइबर ठग हैं वो वीपीएन के जरिए उनको सिर्फ नंबर निकालना की कोई ज़रूरत नहीं होती, इंटरनेशनल नंबर से वो कांटेक्ट करके एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए जब किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो लगाएं, तो उस वक्त पर किसी तरह का कोई रेटिना स्कैन या फिर किसी तरह की सिक्योरिटी एस्पेक्ट इसमें डाला जाना चाहिए, ताकि इतने बड़े लोगों को के नाम पर ठगी नहीं है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े मामले आ चुके हैं इसको लेकर के, और अब लगातार, क्योंकि कलेक्टर जिनके हाथ में प्रशासन की कमान होती है, अगर उन्हीं के नाम से इस तरह से फेसबुक प्रोफाइल और व्हाट्सएप आईडीज़ बन सकती हैं, तो फिर तो बड़ा आसान हो गया है। आपको लगता है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ाने की ज़रूरत है व्हाट्सएप के लेवल पर, फेसबुक के लेवल पर अकाउंट बनाते वक्त? व्हाट्सएप के लेवल पे सिक्योरिटी इसमें बढ़ा के, मतलब इस तरीके के अपराध को कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। इससे ज़्यादा जो अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और पब्लिक में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होना, एक पार्ट ये। दूसरा, हमारे लॉ में बदलाव होना, क्यों आईटी एक्ट जो है काफ़ी उसमें लूप होल्स हैं। ये जो केसेस हैं साइबर क्राइम के अंदर जो आईटी एक्ट में कवर होते हैं वो बेलेबल ऑफेंस है, तो इनको अरेस्ट होने का भी डर नहीं है, इनको ये भी नहीं है कि हमें सजा ज़्यादा होगी या सीवियर पनिशमेंट होगा। और केसेस जो हैं वो हार्डली, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का खुद का ही लूपहोल है कि तकरीबन 2 से 3% जो केसेस हैं वो एफआईआर में कन्वर्ट होते हैं, बाकी 97-98% पुलिस खुद ही दर्ज नहीं करती, एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं करती। तो यही, इसी की वजह से इनको बढ़ावा मिल रहा है। और हमारे लॉ का बदलाव और डिपार्टमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा कि सारी कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाए, एफआईआर रजिस्टर किया जाए और एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक्शन नहीं लेते हैं इसलिए उनके हौसले बुलंद होते हैं। बिल्कुल, आपका कहना है कि एक्शन नहीं होता है, उससे हौसले बुलंद होते हैं। आप बने रहेगा, मेरे साथ ललितेश भी इस वक्त पे मौजूद हैं। अब ललितेश, जिस तरह से आईजी राहुल प्रकाश, खुद आपने भी कई बार रिपोर्ट्स भेजी, वो लगातार वहाँ पर इस पूरे मेवात इलाके में इस नेटवर्क को तोड़ने में, ख़त्म करने के लिए सक्रिय हैं। लेकिन लगातार जो खबरें आ रही हैं ललितेश, वो बड़ी चौंकाने वाली हैं, और अब एक नई रिपोर्ट ही अब सामने आई है। क्या खुद आईजी राहुल प्रकाश या पुलिस सिस्टम का वहाँ पर क्या मानना है? क्योंकि अभी जैसे मुकेश ने कहा कि पुलिस सिस्टम में लूप होल है, कानून में लूप होल्स हैं। अब क्या नेटवर्क जो है ये कोई दूसरे मल्टीपल स्टेट्स में भी फैला हुआ है? हरियाणा में से लोग जुड़े हुए हैं, यूपी से लोग जुड़े हुए हैं, एमपी से लोग जुड़े हुए हैं, और लोग ये इस तरह की ठगी को वहाँ से अंजाम देकर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। क्या ऐसा भी इसमें है?
बिल्कुल मनीष, सबसे बड़ी बात यही है कि जो डीन जिले का मेवात क्षेत्र है उसकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। वो लोग हैं जैसे ही भरतपुर में जो मेवात इलाका है वहाँ किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद में वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश भाग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश हैं, उन्होंने एंटी वायरस अभियान चला रखा है। उनके निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है और करीब 3 मार्च 2024 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी और अब तक 700 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और लगभग 500 के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी ये जो अपराधी हैं, साइबर ठग हैं, ये वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। नए-नए हथकंडे अपनाते हैं और किसी अधिकारी या आईपीएस, आईएएस या अभिनेता, राजनेता किसी भी हाई प्रोफाइल लगा कर के आसानी से ठगी करते हैं। जी, जी मनीष। पूछना एक बार यहाँ पे। जी मनीष। बिल्कुल ललितेश, बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने समय निकाला और इस तरह से जो साइबर ठगी कैसे बचें वो आप एनडीटीवी की स्क्रीन पर इस वक्त पर देख रहे हैं। ऐप को जांच परखें और तभी लोगों की पहचान करने का सबसे मुनासिब तरीका यही है कि किस तरह से सावधान रहें और सतर्क रहें। अगली खबर उदयपुर से है, जहां वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त अधिकारी को कुछ दिन पहले ही 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से ये, और मामले में एसीबी ने तलाशी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तस्वीरें आप इस वक्त पर देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो बरामदगी हुई है एसीबी के जरिए वो आपकी स्क्रीन पर है। कुछ गहने भी दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, और कॉइन्स से लेकर के एक सोने के बिस्किट और रिश्वत के जो पैसे हैं उसको पकड़ा है एसीबी ने। लॉकर की तलाशी ली, उसके बाद बैंक लॉकर और खातों से ये पैसा पकड़ में आया। करीब 42 तोला सोना मिला है। सोने की कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। लॉकर में से 3,01,000 रुपए नकद भी मिले। एसीबी के आरोपी रविंद्र जैन के सेक्टर 4 स्थित आवास पर करीब 11.5 लाख रुपए नकद मिले हैं और कुछ सोने के जेवर, एक फ्लैट और भूखंड के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। आपको और जानकारी दें कि एसीबी ने आरोपी जैन को परिवादी से उसके रिसोर्ट की में जीएसटी टीम के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई ना होने और आईटीसी क्लेम का फायदा लेने के एवज में 8 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इसमें से 1 लाख नकद लिए थे और 7 लाख की डमी करेंसी लेते हुए एसीबी ने पकड़ा और फिर ये पूरी बरामदगी हुई है। तो इस वक्त पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। ये संजय व्यास का रुख कर लेते। संजय, जिस तरह से ये खबर आई वाकई चौंकाने वाली खबर है। बड़ी मात्रा में पैसा ना सिर्फ कैश बरामद हुआ बल्कि लॉकर में भी है, और 42 तोला सोना जिस तरह से अभी हमने बताया कि बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट में पकड़ा गया है। आप ये किस तरह से पूरा मामला खुला जरा बताइए, और क्या लगातार एसीबी ट्रैक कर रही थी इस अधिकारी को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परिवादी ने ये जब एसीबी को शिकायत की कि भाई मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है और मुझसे इसके एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, जीएसटी की क्लेम के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं, तो परिवादी ने जब ये शिकायत की तो रविंद्र जैन को ट्रैक करने की कोशिश की और इसी दौरान जब परिवादी पैसे लेके गया 1 लाख रुपए और डमी करेंसी, उसी समय रविंद्र जैन को ट्रैप करके गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद लगातार उनकी जो है जमीन जायदाद, बैंक लॉकर, उनकी तलाशी जारी थी। तो कल आपको बता दें कि बैंक के लॉकर को जब खोला गया तो उसके अंदर से लगभग 42 तोला सोना निकला और उसके साथ 3,01,000 रुपए की नकद राशि भी मिली। और अभी भी तलाश जारी है कि कहीं और भी तो कहीं इनके रखे हुए पैसे या लॉकर्स और तो नहीं हैं। अब संजय, एक और जानकारी ये दर्शक चाहेंगे इस वक्त पर कि क्या ये आरोपी अकेला इस पूरी साजिश में शामिल था जो आईटीसी का क्लेम देने को लेकर, या फिर ये एक पूरा गिरोह काम कर रहा है वाणिज्य विभाग की ओर से? देखिए, ये पूरा जांच का विषय है और इसके बारे में लगातार जांच जारी है और अधिकारी लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कहीं इसमें और लोग भी तो शामिल नहीं है, किन्हीं और लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश जारी है। बिल्कुल। और जो इनके घर पर जो छापेमारी हुई है, क्या दफ्तर की भी तलाशी ली गई है संजय? देखो, इनको ट्रैक ही जहां इनको ट्रैप किया गया था वो दफ्तर में ही ट्रैप किया गया था, तो उसके बाद से इनके लगातार जहां पर छापे डाले जाए वहां पर तलाशी ली जा रही है। इनके घर पे
इनके कुछ भूखंड के कागज भी मिले हैं, कुछ और भी चीजें मिली हैं, तो उसको लगातार इनके ऊपर से इनसे पूछताछ की जा रही है और कहाँ-कहाँ क्या चीजें उसके लिए लगातार पूछताछ जारी है। जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए जो आपने पहुँचाई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वाणिज्य कर विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको पकड़ा गया है। 8 लाख रुपए की रिश्वत और बाकी जो लॉकर्स को खोले, तो जब वहाँ पर 42 तोला सोना और ये जीएसटी क्लेम को लेकर के पूरी कार्रवाई की गई थी, एसीबी ने पकड़ा है। तो बड़ी खबर उदयपुर से आ रही थी। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ आगे भी बने रहे। एनडीटीवी पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।